आइए मैं बताऊं। आज मैं थोड़ा आगे लेके चलूं। मैं आपको एक्सरसाइज 2 का ही है, पार्ट 4 मैंने दिया इसलिए क्योंकि 3 पार्ट तक मैंने कंप्लीट किया था, जिसमें आपने देखा था उसके नर जननांग और मादा जननांग दोनों का विस्तृत जानकारी दिया। दोनों से जब युग्मक बन चुके हैं तो आगे का प्रोसेस क्या होना है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, नर का जो परागकण है परागकोश से निकलता है। जब तक वह मादा जननांग पर नहीं जाएगा तब तक उससे नरयुग्मक का निर्माण नहीं होगा। तो वो जाने की क्रिया मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। परागन यानी परागन क्या है वो मैं समझाता हूं। परागकण, परागकण इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलन ग्रेन, और ऊपर लिखा हुआ आपका प्रोसेस का नाम लिखा हुआ परागन, पॉलिनेशन। यानी परागकण जो परागकोश में बनते हैं, तो पुष्प के जो नर जननांग होते हैं पुंकेसर, उसका जो ऊपर का भाग होता है परागकोश, उसमें बना हुआ परागकण निकल करके उसी वर्तिकाग्र, उसी पुष्प पर या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। यह स्थानांतरण होने का, यानी परागकणों का स्थानांतरण, ट्रांसफर टू पॉलन ग्लैंड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अर्थात हम कह सकते हैं परागकणों का स्थानांतरण परागन कहलाता है। आइए मैं आपको समझाऊं थोड़ा डिटेल से। आपके बोर्ड पर मैंने डाला एक प्लांट, एक सिंपल सा मैंने एक रेखांकित चित्र किया है, एक सिंपल स्ट्रक्चर जो समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर इंडिकेट किया मैंने नर और मादा जननांग को, नर जननांग और मादा। इसमें जो परागकण बना हुआ है ये फट करके निकलता है तो हो सकता है ये इस पर भी आ सकता है, या हो सकता है इस पर भी आ सकता है। कहने का मतलब है परागकण, या हो सकता है ये किसी माध्यम के द्वारा यहाँ पर भी आ सकता है। कहने का मतलब मैं बताना चाह रहा हूं कि परागकण परागकोश से निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर आता है, इसी क्रिया को हम कहते हैं परागन। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए। हो सकता है दूसरे पुष्प के भी वर्तिकाग्र पर जाए। अगर दूसरा पुष्प का वर्तिकाग्र है यहाँ पर, ये फूल का, यहाँ भी आ सकता है। इसलिए इस आधार पर देखा जाता है 2 तरह का परागन क्रिया बांटा गया है, एक स्वपरागन और एक परपरागन। स्वपरागन और परपरागन 2 वर्ड मैंने अभी बताया, स्वपरागन और परपरागन। सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा प्रोसेस मैंने आपको बताया क्रॉस पॉलिनेशन। इसी को ज़ेनोगैमी आगे चल के मैं बताऊंगा। 2 तरह के परागन के प्रकार समझिए, 2 तरह के, 1 और 2। मैं यहाँ पे बताऊं स्व, खुद, यानी स्वपरागन क्या है? एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। 2 चीज मैंने इसमें समझाया, या तो उस पुष्प के परागकोश से निकला परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो ये प्रोसेस को कहते हैं हम स्वपरागन। अब इसको मैं अलग अलग तोड़ के बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 सेंटेंस मैंने समझाने का कोशिश किया। एक तो मैंने आपको बताया कि सेम पुष्प, एक ही पुष्प के परागकण एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर, और फिर इसी में मैंने आपको बताया एक ही पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आता है। दोनों वर्ड को मैं अलग अलग समझाता हूं। जब अगर उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा तो इसको एक छोटा सा नाम दिया गया है स्वयुग्मन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोगैमी। लेकिन जब एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आता है, यहाँ ऐसे प्रोसेस, तो इसका नाम बदल जाता है स्वजात पुष्पी परागन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गीटोनोगैमी। ये दोनों किसका भाग मानेंगे हम? स्वपरागन के, क्योंकि एक ही पुष्प एक ही पौधा में क्रिया हो रही है। इससे स्वपरागन को आप 2 रूप में बांट के पढ़ सकते हैं, स्वयुग्मन और स्वजात पुष्पी परागन। कई बार इसमें आपका स्वयुग्मन में एक ही पुष्प में क्रिया हो रही है, इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन देखा जाता है स्वजात पुष्पी परागन में माध्यम की अवस्था नहीं भी हो सकती है, लेकिन 2 पुष्प के बीच की क्रिया हो रही है,
हो सकता है इसमें माध्यम की भी आवश्यकता हो, हवा के रूप में परागकण को स्थानांतरित करने के लिए माध्यम हो, या कीड़े के रूप में हो सकता है। लेकिन स्वयुग्मन में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां पर एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिका रूप में जाता है। ये मैंने आपको बताया। अब एक और चीज मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, स्वपरागण के लिए क्या क्या युक्तियां होनी चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसको मैं समझाता हूं। आइए मैं बताऊं स्वपरागण किस किस स्थिति में संभव है। उसी का एक टॉपिक दिया, स्वपरागण की युक्तियां या अनुकूलता, एडेप्टेशंस और कंट्रीब्यूशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। मुख्य रूप से क्या क्या हो सकता है, मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं। समकालपक्वता, किसी किसी बुक में सहकालपक्वता भी लिखा होगा, इंग्लिश में होमोगैमी। दूसरा एक वर्ड लिख रहा हूं, उन्मिल प्रागणी, परागण, क्लिस्टोगैम। एक और लिख रहा हूं, कलिका परागण, जिसको कहते हैं बर्ड पॉलिनेशन। ये 3 एडेप्टेशंस इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए, स्वपरागण के लिए। खास करके मैं बताना चाहूंगा समकालपक्वता। सम बराबर यानी कि एक ही समय में अगर नर और मादा दोनों जनांग परिपक्व होता है, तो आप भी समझ रहे होंगे जब नर का और मादा का दोनों जनांग एक ही समय परिपक्व होगा, तो एक ही समय दोनों के युग्मक आपस में मिलेंगे, यानी गैमस होगा। तो उस स्थिति में जब भी होगा, कौन सा परागण होगा, स्वपरागण। दूसरा मैं बता रहा हूं, अनुन्मिल्य परागणी या परागण। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प बंद होते हैं, खिलने के बाद भी पूरा का पूरा ओपन नहीं होता है, वो ऐसे परिपक्व होने पर भी वह बंद रहता है। बंद रहने पर नर और मादा जनांग दोनों अंदर में ही है, तो नर का परागकण निकल करके उसी के मादा के केसर के वर्तिकाग्र पर जाता है, तो उस स्टेज को कहते हैं अनुन्य परागण। ऐसे पुष्प, जैसे मूंगफली आपने सुना होगा नाम, मूंगफली के जो पौधे होते हैं उसमें फूल बंद रहते हैं, वह खुला हुआ नहीं रहता है। ऐसे तरह की क्रिया, ऐसी तरह की अवस्था में हमेशा कौन सा परागण होगा, स्वपरागण। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें देखा जाता है कली अवस्था में, पूर्ण रूप से जब खिला ही नहीं है पुष्प, उस समय परागण क्रिया हो जाती है, वैसे स्टेज को कहते हैं कलिका परागण। इस स्टेज में भी कौन सा क्रिया हो रही है, स्वपरागण। ये तीनों स्टेज में हमेशा याद रखेंगे स्वपरागण की संभावनाएं बढ़ती है। और इस तरह से आइए बताता हूं स्वपरागण के महत्व, स्वपरागण में हमें क्या फायदा और क्या हानि। तो लाभ क्या क्या हो रहा है, बेनिफिट या कह सकते हैं एडवांटेजेस, किस तरह से हो रहा है। तो स्वपरागण में सबसे बड़ा जो लाभ है वह है कि यहाँ पे परागकणों की बर्बादी नहीं होती, ना ही परागकण का बर्बादी होती है, ना ही अधिक खर्च होता है। और यही कारण है कि ऐसे जो क्रियाएं होती है जिस पुष्प में स्वपरागण, उसमें परागकण का निर्माण बहुत कम होता है, परागकण का निर्माण बहुत कम होता है, न बर्बादी होती है, परागकण का निर्माण कम होता है। और भी फायदा है, क्या क्या लाभ है, जो इस क्रिया के फलस्वरूप नए संतान की उत्पत्ति होगी वह शुद्ध होगा, यानी प्योर आप कह सकते हैं, प्योर वेराइटी, प्योर स्पीशीज बनता है। ऐसे पौधे शुद्ध प्रजाति के होते हैं। इसमें देखा जाता है स्वपरागण क्रिया में जो नर और मादा का जो गुण लक्षण होते हैं वो आते हैं जनक में, इसलिए इसको शुद्ध प्रजाति कहते हैं। बर्बादी नहीं होती है, परागकण का निर्माण कम होता है। इसके साथ साथ जब लाभ है तो कुछ हानि भी होता होगा। डिसएडवांटेजेस की बात कर लूं तो आप देख रहे हो, जिस तरह से आपने देखा लाभ, उसी तरह से हानि को आप देख सकते हो। परागकण की बर्बादी तो नहीं होती, लेकिन इसमें देखा जाता है हानि क्या है, हानि यह है शुद्ध प्रजाति आ रहा है, यानी कि लक्षणों का मिश्रण नहीं हो रहा। अर्थात आप कह सकते हैं इसमें हाइब्रिड, HYBRID, जिसको आप कहते हो हिंदी में संकर ओज, हाइब्रिड भीगर की उत्पत्ति नहीं होती। यानी इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेजेस है कि इस तरह के परागण क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न संतान में नए नए लक्षणों का विकास नहीं होता, संकरोज की संभावना नहीं होती। और रही बात, इससे जो उत्पन्न होते हैं पौधे दुर्बल होते हैं और स्वस्थ होते हैं, हल्के बीज होते हैं, इस तरह के ड्रॉबैक भी हैं। आइए मैं और भी आपको आइए मैं बात कर रहा हूँ परागण का दूसरा जो व्यवस्थाएं हैं, जो दूसरा जो विधि है उसको कहते हैं पर परागण। पर मतलब होता है दूसरा परागण, यानी कि यहाँ पर आप सिंपल सा कह सकते हैं एक पुष्प का
परागकण दूसरे पौधे के, अब यहाँ पौधा चेंज की बात कर रहे हैं, एक पौधे के पुष्प का परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, इस क्रिया को कहते हैं पर परागण, इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसी का दूसरा नाम जीनोगैमी भी बुक में लिखा मिलेगा। कहा जाता है इसी क्रिया को एक और नाम से बोधित किया जाता है कहीं कहीं किताब में, परनिषेचन, जिसको इंग्लिश में एलोगैमी भी लिखा मिलेगा। अब यहाँ मैं बात करूं एक और चीज, पर परागण की क्रिया के लिए पुष्प का एकलिंगी और द्विलिंगी दोनों में संभावना होती है। यानी अगर पुष्प एकलिंगी है तो ऑल द बेस्ट, यानी पुष्प एकलिंगी है तो उसमें हमेशा पर परागण ही होगा। लेकिन द्विलिंगी भी कुछ पुष्प में देखा जाता है पर परागण क्रिया होती है। याद रखेंगे द्विलिंगी में होता है या नहीं होता अलग बात है, लेकिन एकलिंगी में हमेशा कौन सा परागण होगा? पर परागण होगा। आइए मैं बात करूं तो पर परागण के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसको मैं अलग से समझूं। आइए मैं बताऊं पर परागण के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि पुष्प में सिर्फ और सिर्फ पर परागण की क्रिया हो। इसके लिए मैं लगभग 4-5 स्टेज की मैं बात करूं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक नंबर में स्वबंध्यता मैंने लिखा है, 2 नंबर उभयलिंगिता लिखा है, 3 नंबर पृथक कालपक्वता लिखा, विषम वर्तिकात्व, और 5 में एकलिंगिता। स्वबंध्यता सेल्फ स्टेबिलिटी, कहा जाता है कुछ ऐसे द्विलिंगी पुष्प होते हैं जिसमें देखा जाता है नर और मादा दोनों होते हैं उसमें, नर और मादा जननांग, लेकिन नर का जो परागकण बनते हैं वह मादा जननांग पर जाता है लेकिन उसे स्वीकार नहीं करता। इस अवस्था का स्वबंध्यता, यानी अपने ही परागकणों को अस्वीकार कर देता है। ऐसे स्टेज में दूसरा परागकण आएगा तो उस स्टेज में कौन सा परागण होगा? पर परागण। ये बात मैंने समझा। आइए उभयलिंगिता, उभयलिंगिता में क्या होता है? कुछ ऐसे द्विलिंगी, हर जगह मैं द्विलिंगी का चर्चा करता हूँ, ऐसे द्विलिंगी पुष्प होते हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से नेचुरल वेरिएंट यानी प्राकृतिक अवरोध होता है। इसके कारण नर का परागकण मादा के इससे केसर तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे स्टेज में एक ऐसा मैं अवरोध का मैं चर्चा करता हूं जिसको कहते हैं परागपिंड। आपने देखा होगा आंख कैलेट्रोपिस पौधे में पुष्प होते हैं, उसमें परागपिंड बना होता है, कवच बना होता है, जिसको इंग्लिश में पॉलिनिया कहते हैं। इसमें जमा रहता है परागकण जो कि कीट के अलावा किसी और से नहीं टूटता, कीट ही उसको तोड़ करके निकालता है। यानी कि यहाँ पर भी द्विलिंगी पुष्प होने के बावजूद भी परागकण अपने ही वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचता, जिसके कारण इसमें भी कौन सा क्रिया होगा? पर परागण। ऐसे ही आगे पृथक काल पक्वता, पृथक अलग अलग काल समय पक्वता परिपक्व होना, 2 जननांग होते हैं नर और मादा, जब दोनों अलग अलग समय परिपक्व होंगे तो संभव ही नहीं है पर स्वपरागण होगा। तो कौन सा परागण होगा वहां पर? पर परागण। तो 2 जननांग अलग अलग समय, अगर बाय चांस पहले नर जननांग अगर परिपक्व होता है उस स्टेज को कहते हैं पुंपूर्वता। पुंपूर्वता, पूर्व पहले, इसको कहते हैं प्रोटोएंड्री इंग्लिश। खास करके इस स्टेज में नर जननांग पुंकेसर परिपक्व होगा, यानी स्त्री केसर से पहले पुंकेसर के परिपक्व होने पर परागकण उस स्त्री केसर पर जाकर भी क्या करेगा, यानी कि यहाँ पर भी पर परागण की संभावना बढ़ती है। दूसरा इसका स्टेज देखा जाता है स्त्री पूर्णता, नाम से पता चला स्त्री केसर, प्रोटोगाइनी। खास करके इस स्टेज में देख रहे हैं स्त्री, यानी कि स्त्री केसर पहले परिपक्व होता है। यहाँ पर भी अगर पुंकेसर परिपक्व नहीं हुआ, स्त्री केसर हुआ, तो भी स्त्री केसर पर उस परिपक्व के कारण दूसरा ही परागकण आता, अपना परागकण नहीं आ पाता। ऐसे दोनों स्टेज को एक साथ पृथक कालपक्वता कहते हैं। इन दोनों में से कोई भी स्टेज रहेगा स्वपरागण संभावना नहीं होती है, उस स्टेज में पर परागण की क्रिया होती है। एक है विषम वर्तिकात्व, वर्तिका जो आपने देखा था हेट्रोस्टाइली मैंने नाम दिया, तो वर्तिका जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था अगर याद होगा आपका, इस तरह का स्ट्रक्चर था। इस साइड में यहाँ वर्तिकाग्र और इसको आपने कहा था वर्तिका। अगर इसकी लंबाई डिफरेंट होगी तो इसका साइज भी लंबा ज्यादा होगा या बहुत बौना यानी छोटा होगा। तो दोनों स्टेज में परागकण उस पर नहीं पहुंचता है, जिसके कारण खुद का परागकण के परागित नहीं होने के कारण इसमें भी संभावना होती है पर परागण का। लास्ट है एकलिंगिता, इसको तो खैर समझाने की जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चला एकलिंगी, यानी एकलिंगी पुष्प होगा तो वहां संभव ही नहीं है कि अपने ही पुष्प का अपना परागकण आए, क्योंकि अगर नर होगा तो मादा नहीं, मादा होगा तो नर नहीं। ऐसे स्टेज में हमेशा कौन सा परागण होगा? पर परागण। आइए आगे मैं और बताता हूँ।